एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट एफिशिएंट तरीका माना जाता है। यूपीएससी ईपीएफओ में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है, वो है अकाउंटेंसी। इस अकाउंटेंसी में भी एक टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है अकाउंटेंसी के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो प्राइमरली आते हैं। आज इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और खुद से आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, फिर सुनना है एक्सप्लेनेशन को और चेक करना है कि आपका आंसर सही था कि गलत। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गाइडबुक के बारे में बता देता हूँ। आपको वीडियो के नीचे एक मूविंग बैनर दिख रहा होगा। ये मूविंग बैनर इज़ ऑल अबाउट द यूपीएससी ईपीएफओ गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन ईपीएफओ की एक जगह पे मिल जाएगी। अबाउट द डिपार्टमेंट, अबाउट द जॉब प्रोफाइल, अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि PYQs, पहले की जो एग्जाम्स हुए हैं उनके PYQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो आज की PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और आपको आंसर करना है। मेरे आंसर देने से पहले कोशिश करनी है कि आपको आंसर कर दे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनटेंजिबल असेट इज ट्रू? इनटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन से इज intangible assets have a physical substance and can be touched or seen। ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि intangible assets का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है और ऑप्शन में बोल रहा है कि इनका होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन से इज intangible assets are short term assets that provide immediate economic benefits। ये भी गलत है क्योंकि intangible assets शॉर्ट टर्म असेट्स नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, तो आपको फ्यूचर काफ़ी आगे तक बेनिफिट देते रहते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल असेट्स आर नॉन फिजिकल असेट्स, यहाँ तक सही है। दैट होल्ड नो वैल्यू फॉर अ कंपनी, ये गलत है। इंटेंजिबल असेट्स में आपका गुडविल भी आता है, ठीक है, कॉपीराइट आता है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है, बहुत सारी वैल्यू है। पेटेंट आता है कि इन पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल के थ्रू हमारी इनकम बढ़ती है, हम अपना पेटेंट बेच सकते हैं, अपना कॉपीराइट बेच सकते हैं, तो हमें इससे इनकम मिलती है, इसकी वैल्यू है, तभी तो बैलेंस शीट में लिखा गया है इसको। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन से इज इनटेंजिबल असेट्स आर लॉन्ग टर्म असेट्स, बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म असेट्स तो हैं। दैट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बिल्कुल सही है, आपको फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेनिफिट आपको इससे मिलता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। What is the primary purpose of preparing a balance sheet? बैलेंस शीट बनाने का प्राइमरी पर्पस क्या है? असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। आपको पता है कि प्राइमरली हमारे पास 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी फर्म में। अगर मैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और कंपनीज एक्ट 2013 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बट अगर फर्म्स की बात करूं तो जनरली 3 ही बनाती हैं बड़ी फर्म्स। पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और जब मैं 5 की बात कर रहा था, 2 और की बात कर रहा था, वो क्या है? वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। जो 4th है वो है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, वो नोट्स टू अकाउंट पीएल का भी पार्ट होता है, बैलेंस शीट का भी पार्ट होता है। तो भी इसको भी आप लेते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही। 5th है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बट जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप देखते हो क्वेश्चंस, वो पीएल से देखते हो, बैलेंस शीट से देखते हो और कैश फ्लो से देखते हो। ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्रॉफिट को असेस करना? जी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो आप असेस करते हो पीएल अकाउंट से, ना कि बैलेंस शीट से। सेकेंड ऑप्शन है डिटरमाइनिंग द कैश फ्लो। कैश फ्लो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से डिटरमाइन करते हो, ना कि बैलेंस शीट से। सी ऑप्शन से इज इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल हेल्थ। एब्सोल्युटली करेक्ट। बैलेंस शीट में आप क्या देखते हैं
कि कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं आपके पास, मतलब कितने असेट्स हैं और कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, इसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो वो फाइनेंशियल हेल्थ बता रही हैं फर्म का या कंपनी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर। डी ऑप्शन है एनालाइजिंग सेल्स ट्रेंड, ये आंसर नहीं है। सेल्स तो आप, सेल्स का ट्रेंड तो आप ट्रेंड एनालिसिस से देखोगे, बैलेंस शीट से थोड़ी ना देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द बैलेंस शीट tangible assets under the head non current assets are also called what? अब यहाँ tangible assets की बात हो रही है। नॉन करंट एसेट में जो आपके tangible assets होते हैं उनको और क्या बोला जाता है? tangible का मतलब क्या होता है? जिनको आप, जिनका फिजिकल सब्सटेंस है, जिनको आप टच कर सकते हो। क्या आप उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोल सकते हो? हाँ, बोल तो सकते हैं। PPE ये आपके tangible assets, tangible assets को ये भी नाम दिया गया है। फिक्स असेट बोल सकते हो, हाँ ये भी बोल सकते हो। सी, इमूवेबल असेट बोल सकते हो क्या? ज़रूरी नहीं हो कि वो इमूवेबल असेट हो, क्योंकि मान लो कार है, ट्रांसपोर्टेशन की आपकी बसेज हैं, ट्रक्स हैं, तो वो आपका टेंजिबल असेट्स तो है पर वो मूवेबल असेट्स भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि टेंजिबल असेट्स को आप इमूवेबल असेट्स ही बोलो, वो मूवेबल भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी तो रॉन्ग आंसर है, बट ए और बी सही लग रहा है। दी ऑप्शन सेज बोथ ए एंड बी, यही आंसर होगा आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट? करंट असेट का कौन सा एग्जाम्पल है आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस? ए ऑप्शन सेज बिल्डिंग्स एंड लैंड ओन्ड बाय अ कंपनी, करंट असेट की बात हो रहा है, और ऑप्शन में बोल रहा है बिल्डिंग एंड लैंड। बिल्डिंग एंड लैंड तो आपके नॉन करंट असेट हैं, ठीक है, फिक्स एसेट है, ये आंसर नहीं है। करंट एसेट क्या होते हैं? वो सारे के सारे रिसोर्सेज जिससे आपको एक साल के अंदर ही इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाए, कि आपको बेनिफिट एक साल के अंदर ही मिल जाए, उसको बोलते हैं करंट एसेट। तो बिल्डिंग से तो आपको बेनिफिट बहुत आगे आने वाले सालों तक मिलता रहेगा, तो ये करंट एसेट में नहीं आते हैं। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स ये भी करंट एसेट नहीं है, ये भी नॉन करंट एसेट है, इनसे भी आपको बेनिफिट बहुत आने वाले सालों तक मिलता रहता है। सी ऑप्शन से इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ ये है। कैश आपका करंट एसेट है ना, वो ऑलरेडी आपका रिसोर्स है ही डायरेक्टली कैश के फॉर्म में, तो ये आपका करंट एसेट है। डी ऑप्शन से लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन टू द कंपनी, ये तो असेट है ही नहीं, ये लाइबिलिटी है, ठीक है। नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन टू अनदर कंपनी, ये आपका असेट ही है, क्योंकि आपने लोन किसी और कंपनी को दे रखा है, ऑब्वियसली आपके लिए तो असेट है ये, ठीक है। बट ये नॉन करंट एसेट है, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये आपको मिला नहीं है लोन। अगर आपने लोन लिया होता किसी से तो आपके लिए लाइबिलिटी होती है, बट आपने लोन दिया है किसी को, आपके लिए असेट है, बट ये नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट नहीं है। तो आंसर इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, इन द बैलेंस शीट द इन्वेंट्री विल बी प्लेस्ड अंडर द हेड व्हाट? अब बात हो रही है इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री क्या होता है? मतलब स्टॉक। जो भी कंपनी के पास स्टॉक होता है ना, कंपनी जनरली ये मान के चलती है कि हम ये इन्वेंट्री और स्टॉक एक साल के अंदर ही सेल करने वाले हैं, एक साल के अंदर ही सेल करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये किस तरह के एसेट हो गए? करंट एसेट हो गए, क्योंकि करंट एसेट्स ऐसे सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हमें पैसा एक साल के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो कंपनी ये अज्यूम करके चलती है जो इन्वेंट्री है इसको हमें बेचना है एक साल के अंदर, एक साल से ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड नहीं करती है, ये मान के नहीं चलती कि हम इसको बेचते रहेंगे 5 सालों तक, फिर तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगी ना, बेकार हो जाएगी इन्वेंट्री और स्टॉक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा करंट एसेट, और ए ऑप्शन आंसर नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, करेक्ट करंट असेट्स, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हेन वन असेट एंड वन लायबिलिटी इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट और बोथ डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, लिखा है कि अगर बैलेंस शीट में एक असेट और एक लायबिलिटी है, मान लो दोनों साथ में बढ़ रही हैं या फिर दोनों साथ में घट रही हैं। जैसे मान लो आपकी ये बैलेंस शीट में यू ऑल नो कि आपके पास एक साइड लायबिलिटी होती है, एक साइड आपके पास असेट्स होते हैं। लायबिलिटीज़ में जैसे मान लो आपके पास बिल्स पेबल है, ठीक है,
और आपके पास लॉन्ग टर्म्स लोन्स भी हैं। असेट्स में आपके पास कैश है, ठीक है, बिल्स भी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर एक असेट और एक लाइबिलिटी एक साथ इंक्रीज कर रही है, मान लेते हैं आपका लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज कर रहा है लाइबिलिटी साइड में और कैश भी इंक्रीज कर रहा है सेम अमाउंट से एक साथ, मान लो ये 1 लाख से बढ़ रहा है तो ये भी 1 लाख से बढ़ रहा है, या फिर दोनों साथ में कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल लाइबिलिटी या ओवरऑल असेट में क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर लॉन्ग टर्म आपका लोन और कैश एक साथ बढ़ रहा है या एक साथ घट रहा है, ओवरऑल लाइबिलिटीज और ओवरऑल असेट में क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू बोथ ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज? बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटीज गोइंग टू इंक्रीज, हाँ इंक्रीज कर सकती हैं। अगर मान लो लोन और असेट दोनों के दोनों साथ में बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है टोटल लाइबिलिटी और टोटल असेट भी साथ में बढ़ जाएंगे। सी ऑप्शन से बोथ असेट एंड लाइबिलिटी डिक्रीजेस, ये भी हो सकता है। अगर लोन और असेट साथ में घट रहे हैं तो टोटल असेट और टोटल लाइबिलिटी साथ में ही घट भी जाएंगी। दोनों में से लेकिन कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। ये पार्शियली करेक्ट है, फुली करेक्ट नहीं है ऑप्शन ए और बी। सी ऑप्शन से बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये बिल्कुल सही है। दोनों असेट लाइबिलिटी या तो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, डिपेंडिंग की क्या ट्रांजैक्शन है, कैसा ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हेन असेट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, हाईएस्ट टू लोवेस्ट की बात कर रहा है। देखो होता क्या है ना, बैलेंस शीट में आपके पास हमने भी डिस्कस किया था ना कि असेट्स को हम लिस्ट कर रहे हैं, तो उसको लिक्विडिटी के ऑर्डर में भी लिस्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी मतलब ऐसा असेट जिसको सबसे जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको सबसे ऊपर लिखो, और जो सबसे कम टाइम में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, सबसे ज़्यादा टाइम में, सॉरी नॉट कम टाइम में सबसे जो कन्वर्ट हो सकता है उसको सबसे ऊपर लिखा आपने, पर जिसको कैश में कन्वर्ट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा उसको सबसे लास्ट में लिखो। तो बोलते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब जो हाईएस्ट लिक्विड एसेट है उसको सबसे ऊपर लिखो। हाईएस्ट लिक्विड एसेट कौन सा होता है भाई? कैश होता है। कैश तो डायरेक्टली कैश के फॉर्म में ही है ना, तो वो सबसे ऊपर रहेगा। सबसे नीचे कौन सा हो सकता है जिसको कैश में कन्वर्ट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा? सबसे नीचे होगा। अगर हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इसको लिस्ट करेंगे आइटम्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको जो गिवन ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे असेट्स, इनमें सबसे पहले कौन सा होगा और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, उनका ऑर्डर क्या होने वाला है। सबसे पहले तो भाई कैश इन हैंड होगा, ठीक है, तो उसको मैं पहला नंबर दे देता हूँ। सेकेंड नंबर पे कौन सा होगा? बिल्स रिसीवेबल होगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल आपका करंट असेट माना जाता है, मतलब 1 साल के अंदर जनरली ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। बिल रिसीवेबल मतलब वो होता है जब आपने कोई सामान बेचा हो किसी कस्टमर को उधारी में, क्रेडिट में, उससे आपको जनरली पैसा 2-3 महीनों में, 1 महीने में या 1 साल के अंदर मिल ही जाता है। तो सेकेंड आपका इस आइटम को आप लिस्ट करोगे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। थर्ड आपका क्या होगा? मशीनरी या गुडविल। थर्ड आपका होगा मशीनरी, कि मशीनरी एक लॉन्ग टर्म असेट है माना, लेकिन गुडविल आपका इनटेंजिबल नॉन करंट असेट है। गुडविल तो आपका तब कैश में कन्वर्ट होगा जब आप बिजनेस अपना बेचोगे, या आपका पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, या आपका पार्टनर कोई नया आ रहा होगा। गुडविल सबसे देर में कैश में कन्वर्ट होगा, उसके सबसे लास्ट में बात करेंगे। उससे जल्दी तो आपका मशीनरी आपको पैसा देना चालू कर देगा। मशीनरी से आप क्या करते हो भाई? प्रोडक्ट्स बनाते हो, बेचते हो, तो वो कैश में कन्वर्ट जल्दी हो रहा है और लास्ट में आप बेच भी दोगे। तो मशीनरी की लिक्विडिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गुडविल, क्योंकि गुडविल तो इनटेंजिबल एसेट है, उसको आप टच भी नहीं कर सकते हो, उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। जब कंपनी आप बेचोगे तब गुडविल को आप बेचते हो, कैश में कन्वर्ट करते हो। फोर्थ नंबर में मैं गुडविल को रखूँगा। तो हाईएस्ट लिक्विडिटी किसकी हो गई? कैश की, फिर हो गई बिल्स रिसीवेबल की, फिर हो गई मशीनरी की, फिर हो गई गुडविल की। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑर्डर कहाँ लिखा हुआ है। कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी, गुडविल। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना है कि ये तीनों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या इनका डिस्क्रिप्शन सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इनकम स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है?
प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम और लॉस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बिल्कुल सही है। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का काम क्या होता है? कंपनी का जितना भी इनकम है, मतलब रेवेन्यू है, तो जो एक्सपेंसेस है उसको दिखाना, नेट इनकम दिखाना या लॉस दिखाना किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, पूरे साल भर के लिए। बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट प्रेजेंट अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज असेट, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे कीवर्ड ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, देखो, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट बनती है एट द एंड ऑफ द ईयर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। बैलेंस शीट के ऊपर आप लिखे रहते हो बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2025, एट बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2026। एक पॉइंट इन टाइम में, उस पॉइंट इन टाइम में कंपनी के कितने असेट्स और लायबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट दिखाता है। बट अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो इनकम स्टेटमेंट पूरे साल भर में जितने आपके सेल्स हुई है, जितने आपने एक्सपेंसेस किए हैं, सब मिला करके एक साथ दिखाता है। पीएल अकाउंट एक पॉइंट इन टाइम में नहीं बनता है, पीएल अकाउंट पूरे साल भर के लिए बनता है। पूरे साल भर में जो भी सेल्स हुई होगी उसको प्लस करके लिखा रहता है उसमें। ऐसा नहीं है कि उस टाइम एक पॉइंट इन टाइम की पोजीशन दिखा रहा है, कि इनकम स्टेटमेंट पोजीशन दिखाता ही नहीं है। इनकम स्टेटमेंट दिखाता है कि पूरे साल भर में आपने कितना पैसा कमाया, कितना एक्सपेंस किया, उससे आपको कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, फॉर अ पीरियड, और बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ये आपको कीवर्ड ध्यान रखने हैं, और दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है ये। ठीक है। सी ऑप्शन कहता है कैश फ्लो के बारे में, रिपोर्ट्स दैट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम अ कंपनीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ये भी एक पूरे साल भर के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनेगा। और जितने भी आपके कैश के इनफ्लोज हुए हैं और जितने कैश गया है आपका, सबके बारे में ही इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है। और इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को क्लासीफाई भी कर दिया जाएगा 3 एक्टिविटीज़ में। एक है ऑपरेटिंग, जो आपका कोर बिजनेस है, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं उनको साथ में लिखा जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे मशीनरी वगैरह खरीद रहे हो या शेयर्स वगैरह खरीद रहे हो, या बेच के जो पैसे मिल रहे हैं, इन सबको इन्वेस्टिंग में रखा जाएगा। और फाइनेंसिंग, आप पैसे रेज कर रहे हो, फंडिंग कर रहे हो अपनी कंपनी की, शेयर्स को इशू कर रहे हो, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को, इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रखोगे। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये आपका न्यूमेरिकल है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट तो बड़ा इजी है, आप लोग ये पढ़ भी चुके हैं पहले भी। इसमें आप ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के। परचेजेस भी डेबिट साइड में आता है, तो इसको भी प्लस करोगे आप। ठीक है। वेजेस भी आप प्लस करोगे, वेजेस भी दिया हुआ है देखो यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो माइनस नहीं करोगे, और इन सबको आप सेल से माइनस कर दोगे, क्योंकि सेल्स आपका क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बस सॉल्व कर देना इसको, आंसर आ जाएगा आपका। सेल्स कितना है, 2,70,000 है आपका। ओपनिंग स्टॉक है 37,500। ठीक है। और परचेजेस है आपका 1,05,000। वेजेस है आपका 30,000। ठीक है। आप प्लस करके देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। 1,70,000 माइनस सारे के सारे आइटम्स प्लस कर दो। 1,05,000 प्लस 30,000 इज 1,35,000। और अगर आप 1,35,000 में 37,500 को प्लस करो तो कितना आएगा, 7,5 आ जाएगा आपका। 12,6 आ जाएगा 7, 1,72,500। ठीक है। तो माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 97,500। माइनस तो कर लोगे ना आप लोग आराम से। ठीक है। तो 97,500 आपका हो गया भाई आंसर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखो यहाँ बना भी हुआ है सब कुछ। ठीक है। ये देखो जो हमने किया था वही किया यहाँ पे। सेल्स कर रखा है 2,70,000, ये भी यही किया था। ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या ऐड किया देखो, 37,500, 1,05,000, और हमने भी यही किया था, और 30,000 भी ऐड किया है। और ऐड करने के बाद इनको माइनस करोगे, ये एडिशन को इससे माइनस करोगे, तो आंसर क्या आएगा 97,500। क्लियर। ओके।
अब आपका 10th क्वेश्चन है, बट ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको अपने आप करना है। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका आंसर क्या आया है, और मैं कमेंट करके बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलो फिर, और आपको ऐसे अगर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे पास आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है, और टेस्ट सीरीज़ में आपके पास दो ऑप्शन है। एक है टेस्ट सीरीज़ प्लस, जहाँ आपको स्पेशल कंपोनेंट्स की टेस्ट सीरीज़ मिलती है, जैसे कि अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस के जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो आपको मिल जाएगी। जो स्पेशल कंपोनेंट्स है, जो आप सिविल सर्विस सीएससी में जो आपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते हैं जनरली, उनकी टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ प्लस लीजिए। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ में। सारे सब्जेक्ट्स की आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, एक से एक आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें। अगर आपको मास्टर कोर्स चाहिए, मतलब आपको पूरा कोर्स चाहिए जहां आप वीडियोस देख सको, नोट्स पढ़ सको, क्विज कर सको, PYQs कर सको, तो आपके लिए मास्टर कोर्स है। ये कोर्स भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस अब आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।